मई 18, 2010 एक यूएसए का आदमी जिसका नाम था लेज़लो हेंगेत, जो बिटकॉइन फर्म पर पोस्ट करता है कि वांटेड टू बाय पिज्जा यूजिंग बिटकॉइन। ही ऑफर 10,000 बिटकॉइन इन एक्सचेंज फॉर 2 पिज्जास। मई 22, 2010 को एक यूके का आदमी जिसका नाम जेरेमी स्टूडरवन था ये डील एक्सेप्ट करता है। वो 2 लार्ज पापा जॉन्स पिज्जास ऑर्डर करता है लेज़लो के लिए। लेज़लो उसको इसके बदले 10,000 बिटकॉइन देता है। अगर उस टाइम की मतलब 2010 की 10,000 बिटकॉइन की वर्थ की बात करूं तो वो कुछ होते हैं $41 मतलब 2 पिज्जा $41 में खरीदे गए। अगर उस 10,000 बिटकॉइन की आज की वैल्यू बताओ तो वो कुछ होते हैं अप्रोक्सीमेटली $1,400+ मिलियन। मतलब लेज़लो अगर वो पिज्जा ऑर्डर ना करके वो बिटकॉइन बस अपने पास रखता या रखकर भूल जाता तो उसके पास आज होते $1,400 मिलियन। ये इंडियन रुपीज में होते 3,320 करोड़ रुपए। बस यही नहीं, आपको बिटकॉइन की ऐसी कई रियल स्टोरी मिल जाएंगी इंटरनेट पर जो हमें सोचने को मजबूर कर देती है कि क्यों इस बिटकॉइन का प्राइस इतना बढ़ गया। In 2010 it was worth mere pennies. Today this so-called Bitcoin has inexplicably surpassed $19,000. एग्जैक्टली बिटकॉइन है क्या, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, तो चलो इसको समझते हैं। 2010 से आज की डेट तक बिटकॉइन का रेट कितनी तेजी से बढ़ा है ये तो हम समझ गए। जिसने उस टाइम बिटकॉइन में छोटा सा अमाउंट भी लगाया होगा उसकी 7 पुश्ते आग बैठकर खा रही होंगी। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये इतना कैसे ग्रो हो गया, क्या रीजन है इसके पीछे। इस बात को जानने से पहले हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाकर मनी यानी करेंसी कैसे काम करती है इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आसान भाषा में बताओ तो मनी इज इक्वल टू वैल्यू। आप किसी को पैसा क्यों देते हो, उस पैसे के बदले आपको रिटर्न्स में कुछ वैल्यू मिलती है, या फिर कह सकते हैं कि आपको कुछ चीज की जरूरत है एंड एग्जैक्ट वही चीज आपको पैसे देकर मिलती है। अगर स्टार्ट में ये ऐसा नहीं था, पुराने टाइम में बार्टर सिस्टम काम करता था। एग्जाम्पल, ए के पास एप्पल है एंड बी के पास एग्स है, तो ए को इस चाहिए एंड बी को एप्पल चाहिए, तो ये एक दूसरे को इनके पास जो है वो एक्सचेंज कर देंगे। अब दोनों को जो चाहिए वो मिल गया, दोनों को जो वैल्यू चाहिए थी वो मिल गई। मगर अगर ऐसा हुआ कि ए के पास एप्पल है एंड बी के पास एग्स, अब ए को तो एग्स चाहिए मगर बी को एप्पल नहीं कुछ और, तो अब वो वैल्यू नहीं मिल रही है, यहाँ फेयर एंड इक्वल एक्सचेंज भी नहीं हो रहा। ये प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में, इसलिए बार्टर सिस्टम को बंद करना पड़ा। इसके बाद कॉइन मनी सिस्टम आता है जिसमें जो प्रीशियस मेटल होते हैं जैसे गोल्ड सिल्वर, इसके कॉइन बना के एज अ मनी यूज किया जाने लगा। Two measures of grain for one coin. अगर ये सिस्टम में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगे, जैसे इसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल एंड रिस्की था एंड डुप्लीकेट कॉइन भी यूज होने लगे जिससे कई बार फ्रॉड भी हो जाता था एंड इतना ज्यादा अमाउंट में कॉइन प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल थे। इसके बाद आता है पेपर मनी जो आज भी चल रहा है। मगर इसमें कुछ ऐसे कमियां थी जिसको क्रिप्टो करेंसी फुलफिल करता है। पेपर करेंसी पर गवर्नमेंट का 100% कंट्रोल होता है। ये सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का हमारे पैसों पर 100% कंट्रोल होना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये सेंट्रलाइज अथॉरिटी अपने एब्सोल्यूट पावर का इस्तेमाल करके अपनी मनमानी भी कर सकती है। जैसे इनका मन किया तो 500 या 1000 की नोट रातों रात बंद कर दी। Government stops use of 500 and 1000 rupee notes. Effective tonight. या अनलिमिटेड मनी प्रिंट करके इन्फ्लेशन बढ़ा दिया एंड कई बार हम हमारा पैसा ही अपने अकाउंट से निकाल नहीं पाते, फिर चाहे कैसी भी इमरजेंसी हो। या फिर इमरजेंसी में हमें कोई बड़ा अमाउंट आउट ऑफ कंट्री भेजना हो या मंगवाना हो तो बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं जिसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। इससे खतरनाक चीज तो तब होती है जब बैंकों में पड़ा हमारा पैसा जो हमारी जिंदगी भर की कमाई है, हम सोच रहे हैं कि ये बैंक में सेफ है, मगर अचानक नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग अरबों का फ्रॉड करके भाग जाते हैं। इन भगोड़ों को वापस नहीं लाया जाता एंड हम इन बैंक के मिसमैनेजमेंट की वजह से विक्टिम बन जाते हैं। ये लोग
बाहर जाकर शान शौकत की जिंदगी जीते हैं बिना किसी डर के। इन सब प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन 2008 में संतोशी नाकामोटो नाम के एक आदमी या फिर कह सकते हैं ग्रुप या कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसका पता तो अभी तक नहीं चला है, 2008 में एक पेपर पब्लिश करता है जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है। ये टेक्नोलॉजी सच में एक गेम चेंजर है। यही वो टेक्नोलॉजी है जो गवर्नमेंट का मनी पर 100% जो कंट्रोल है उसको खत्म करता है और उनके हाथ में देता है जो इसको यूज कर रहे हैं यानी आम आदमी। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हमें ऑनलाइन पेमेंट कैसे काम करता है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, तभी हम इस टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंट एंड यूनिकनेस समझ पाएंगे। आप पिज्जा खरीदने शॉप पर जाते हैं एंड ऑनलाइन पे करते हैं। आपने 100 रुपए पे किए जो शॉप वाले को क्रेडिट हुए एंड आपके पास से 100 रुपए डेबिट हुए। ये पेमेंट सक्सेसफुल होने को कुछ सेकंड्स लगते हैं, बस कुछ सेकंड्स, मगर एग्जैक्टली इसके पीछे क्या होता है वो देखते हैं। जैसे आपने पेमेंट किया, ये रिक्वेस्ट आपके बैंक के पास जाती है, बैंक चेक करता है आपके अकाउंट में बैलेंस है या नहीं, अगर है तो पेमेंट सक्सेसफुल होता है एंड बैंक उनके लेजर में ये एंट्री कर देता है कि 100 रुपए पेड टू एक्स पर्सन, मतलब आपके अकाउंट से 100 रुपए कम हो गए। क्या इसका ये मतलब है कि बैंक में कोई लॉकर या रूम है जहाँ आपका पैसा था, 100 रुपए रखे हुए थे एंड बैंक के एम्प्लॉय ने 100 रुपए निकाल के एंट्री कर दी? पर ये ऐसा नहीं है। लेजर बैंक के कंप्यूटर सिस्टम में रखी एक शीट है बस, जो ट्रांजैक्शन का हिसाब रखती है बस। फिजिकली कोई लॉकर नहीं है, ये टेक्निकली लेजर है, बस एक एंट्री। अब यहाँ सवाल ये आता है कि अगर बैंक या बैंक का एम्प्लॉय अपने फायदे के लिए इस लेजर की एंट्री में कुछ झोल झाल कर दे तो, मगर ऐसा नहीं होता, आपको भी पता है, क्योंकि बैंक को कंट्रोल करने के लिए, वॉच करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है आरबीआई, एंड आरबीआई को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। मगर फिर घूम फिर के वही प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है। ये छोटे छोटे फ्रॉड से तो हम बच गए, मगर अचानक खबर आती है कि नीरव मोदी एंड विजय माल्या जैसे चिंदी चोर अरबों खरबों का पैसा लेकर भाग गए एंड हम आम आदमी बैंक के बाहर रो रहे हैं एंड ये चिंदी चोर बड़े आराम से इंडिया से बाहर भाग रहे हैं। इसका बेस्ट सॉल्यूशन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देखिए, क्रिप्टो करेंसी का मतलब सिर्फ बिटकॉइन नहीं है, इसमें हजारों क्रिप्टो करेंसी आती है। हर करेंसी का अपना यूज केस है। जैसे क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन सबसे पुरानी एंड इससे ही क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुई थी एंड ये एक रिवोल्यूशनरी कॉइन है। हम इसके थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डेटा इंफॉर्मेशन ब्लॉक के फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक बिटकॉइन देकर बी से कार खरीदी एंड एक बिटकॉइन बी के पास ट्रांसफर होता है। बी ने मुझको कार दिया एंड मैंने उसको बिटकॉइन दिया। ये सब वर्चुअली हो रहा है। अब ये ऑनलाइन लेन देन हुआ, इसका हिसाब किसी को तो रखना होगा क्योंकि हमने बैंक को यहाँ से हटा दिया है। तो यहाँ लेजर का हिसाब माइनर्स मेंटेन करते हैं। इसके लिए लगता है हाई कॉन्फ़िगरेशन पीसी, क्योंकि इसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करना पड़ता है। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी काफी ज्यादा कंज्यूम होती है। बैंक में तो एम्प्लॉयज को सैलरी मिल रही थी, यहाँ पर माइनर्स को बिटकॉइन माइनिंग करने के लिए, बिटकॉइन का लेन देन लेजर मेंटेन करने के लिए कुछ बिटकॉइन का पार्ट्स एज अ रिवॉर्ड दिया जाता है। मैंने यहाँ पर क्रिप्टो माइनिंग वर्ड यूज किया। देखिए, बिटकॉइन एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है और जैसे माइनिंग करके गोल्ड, आयरन ये सब निकाला जाता है, वैसे बिटकॉइन भी जनरेट करने के लिए उसकी माइनिंग करना पड़ती है। मगर समझिए, कोई हैकर इन माइनर्स में है और वो अपने फायदे के लिए डेटा चेंज कर देता है। जैसे 1 बिटकॉइन मैंने दिया मगर वो एंट्री कर देता है 2 बिटकॉइन की, तो फिर सब चौपट। उससे तो बैंकिंग सिस्टम अच्छा था, मगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये झोल करना इम्पॉसिबल है। देखिए, ऐसा समझते हैं कि इस प्रोसेस में टोटल 7 लोग हैं, 5 माइनर्स, मैं और जिससे मैंने कार ली वो इंसान। हम 7 में से कोई भी अपने फायदे के लिए डेटा में छेड़छाड़ कर सकता है, क्योंकि इस लेजर की कॉपी सबके पास है, सब इसका हिस्सा है। मगर ब्लॉकचेन में बहुत सारे ब्लॉक बनते हैं, अगर एक में छेड़छाड़ हुई भी हो तो ये मेजोरिटी को ही सही मानता है एंड जो एक एंट्री में छेड़छाड़ हुई है उसको सब एंट्री से मैच करके सही करता है। इस ब्लॉक में हैश कोड होता है जो आप एक यूनिक फिंगरप्रिंट भी मान सकते हो, जिसको प्रेडिक्ट करना या हैक करना इम्पॉसिबल है। एंड सारे ब्लॉक का जो डेटा है उनको चेंज करने के लिए हजारों साल भी कम है। इंडिया में क्रिप्टो एज अ करेंसी अलाउ नहीं है, मतलब क्रिप्टो करेंसी से कुछ लेन देन नहीं कर सकते। मगर Sorry, sir, we can't accept that here, but it's real money. ये पूरी तरह बैन नहीं है। जैसे आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, इसको होल्ड करके रख सकते हो। आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि जब ये इतनी रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है तो इंडिया इसको एज अ करेंसी क्यों एक्सेप्ट नहीं करता? इसके मेजर कुछ रीजंस है। अगर इसको अलाउ कर दिया तो गवर्नमेंट का 100% जो कंट्रोल है करेंसी पर वो नहीं रहेगा। सेकंड रीजन, जब गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं रहेगा तो इसका इस्तेमाल इलीगल चीजों के लिए होगा, जैसे वेपन खरीदना, ड्रग्स
खरीदना, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी को भी प्राइवेट रखता है। ऐसे में जो ये क्रिमिनल एक्टिविटी किसने और कहां से किया, इनको ट्रैक करना और पकड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा।